Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the second class of ऑनलाइन सीरीज़। आज हम चैप्टर 15 जो है उसका सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसका हमारा जो मेन टॉपिक होने जा रहा है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। आपके सामने आउटलाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ होती है, जो सेल्स होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर भी हम ऑस्मो रेगुलेशन देखेंगे कि कैसे होती है। क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। सो ऑस्मो रेगुलेशन फर्स्ट, इसका अगर हम देखें इंट्रोडक्शन की बात करें, कल हमने लेक्चर देखा था, तो कल वाले लेक्चर के अंदर भी हम ऑस्मो रेगुलेशन देख चुके हैं क्या चीज़ होती है। सो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को बैलेंस किया जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए। अब आगे हम काफ़ी एग्जांपल्स से इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप सो कि आपने लास्ट लेक्चर में ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन देख ली होगी। सो वाटर रिलेशंस ऑफ द सेल। तो वाटर के बारे में आपको अच्छे से पता है कि ये एक प्राइमरी सॉल्वेंट है, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। आप अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उनके सेल्स की बात करें, तो साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है। तो सेल जो होता है उसके अंदर वाटर का एक अच्छा खासा रोल होता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस या प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं उनको एक प्रॉपरली अच्छे तरीके से चलाने के लिए। सो हर एक सेल का अपना मैकेनिज़्म होता है, अपना एक उसकी एक लिमिट होती है कि जिस लिमिट में वाटर और सॉल्ट्स को बैलेंस रखता है। मतलब कुछ सेल्स होते हैं जो अपने अंदर वाटर की एक पर्टिकुलर लिमिट रखते हैं जो कि बाकी सेल से कम होती है। इसके एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको दें, तो आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आ चुके हैं कि जो हमारे बोन सेल्स है उसमें वाटर 20% होता है, हमारे ब्रेन सेल्स में उसमें 90% तक वाटर होता है। तो डिफरेंट सेल्स के अंदर जो वाटर का कंटेंट होता है वो अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से सेट करते हैं या एडजस्ट करते हैं, जो वहाँ पर उनको एक अच्छे तरीके से सर्वाइवल में हेल्प करता है, सूट कर रहा होता है। सो बहरहाल सिर्फ वाटर की बात नहीं होती है, सॉल्ट्स भी ऑब्वियसली एक प्रॉपर लिमिट के अंदर या प्रॉपर कंसंट्रेशन के अंदर एक उनकी होती है जो कि फिक्स होती है उनके एनवायरनमेंट के लिहाज से। अगर थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस होती हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और उसको वो बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग कैसे होती है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपको 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। अब इन तीनों ये तीनों टर्म्स जो है ना, ये बायो में अक्सर यूज़ होती रहती हैं। तो आप पहले पढ़ चुके हैं एक टर्म हाइपर। हाइपर हम अक्सर ये टर्म यूज़ करते हैं जब किसी को गुस्सा आ जाता है कि हाइपर हो गया मतलब। तो हाइपर का क्या मतलब होता है? हाइपर एक्चुअली मीन्स हाई। ठीक है, किस चीज़ का हाई हो जाना? जब गुस्सा किसी को आता है तो हम कहते हैं ना कि हाइपर टेंशन है उसको। एक्चुअली अगर बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर उसको कहा जाए तो उसको हाइपर टेंशन कहते हैं, जब ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो जाता है। तो हाइपर का लिटरल मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे हम क्या उसको कंसिडर करेंगे, दैट इज़ हाई। ठीक है, और आगे उसके साथ वर्ड लिखा हुआ है टॉनिक। ये टॉनिक लिखा हुआ है। टॉनिसिटी एक्चुअली टर्म होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सल्यूट के बारे में बताती है। या आप सिंपली आप याद करने के लिए यहाँ पे टॉनिक का मतलब ले लें सल्यूट। तो हाइपर टॉनिक क्या मतलब बनेगा? हाइपर मीन ज़्यादा और टॉनिक मीन सल्यूट। कि एक सोल्यूशन के अंदर अगर सल्यूट ज़्यादा है, अब एक दूसरे सोल्यूशन के एक्चुअली यहाँ पे हम ना कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स का। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हाइपर ज़्यादा है, सल्यूट किससे ज़्यादा है? ऑब्वियसली किसी एक रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं ना, कि हम अगर फॉर एग्जांपल बात करते हैं एक सेल की। ऐसे एक सेल है, हम कहते हैं सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है। किसके रेफरेंस से बात की है हमने? उसके एनवायरनमेंट से बात की है कि एनवायरनमेंट के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों जो टर्म्स हैं ना, हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक, ये हम एक्चुअली कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स का। यहाँ पर हम जो सिंपल उसका मतलब लेंगे वो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट और सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो अब हम इसको देखते हैं। सेल जो होते हैं उनका जो एनवायरनमेंट होता है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है, आपको अच्छे से पता है। एनवायरनमेंट चेंज होगा तो अपने आप को वो उस एनवायरनमेंट के लिहाज से एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो व्हेन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूटेड देन द सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट, इट इज़ टर्म्ड एज हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब इसको ज़रा गौर से आप देखें। हाइपो का, हाइपर का हमने पढ़ा था कि हाइपर का मतलब है ज़्यादा, हाइपो का मतलब होता है लो। तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट
यानी कि एक सेल है ना, ये उसका सपोज करें एनवायरनमेंट है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो हाइपोटोनिक है वो। अब हाइपोटोनिक का क्या मतलब होगा कि जिसके अंदर सल्यूट क्या है, कम है, ठीक है। और सल्यूट अगर कम है तो ऑब्वियसली वाटर जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट का उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि सेल के बाहर वाली साइड पे वाटर जो है वो ज़्यादा है, और जो सल्यूट्स हैं या हम कह दें कि जो साल्ट हैं वो कम है। किससे कम है? एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये होता है मतलब हाइपोटोनिक का, कि सेल के बाहर वाली साइड पे टॉनिक मीन्स के सल्यूट कम है, यानी कि साल्ट्स कम है, साल्ट्स कम है तो वाटर ज़्यादा होगा। और अगर बाहर वाटर ज़्यादा है तो अंदर वाटर क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करके पता लगा सकते हैं कुछ प्रोसेसेस का, जो आगे आगे जाके हम स्टडी करने जा रहे हैं, वाटर रिलेशंस जब हम स्टडी करेंगे। सो ये होता है हाइपोटोनिक। सेकंड है हाइपरटोनिक, बिल्कुल इसका अपोजिट है। कि इसका क्या मतलब है? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो मतलब सेल के बाहर वाली साइड पे टॉनिक ज़्यादा है, मतलब साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इस तरह के एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, कि सेल के बाहर वाली साइड पे साल्ट्स या सल्यूट ज़्यादा है और अंदर कम है। थर्ड वन इज़ आइसोटोनिक, बिल्कुल सिंपल है, आपको पता चल गया होगा। आइसो का क्या मतलब होता है? आइसो मतलब सेम। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन है वो सेल के बाहर साल्ट की कंसनट्रेशन के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, दोनों सेम कंसनट्रेशन होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा अगर बाहर साल्ट की कंसनट्रेशन कम या ज़्यादा हो जाती है, या अंदर ज़्यादा या कम हो जाती है, या सेम हो जाती है, तो उससे क्या अफेक्ट होता है सेल के ऊपर। तो ये हम देखेंगे अपने जो एनवायरनमेंट के ऊपर उनका इफेक्ट होता है, डिफरेंट इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर जो सल्यूट और सॉल्ट का इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है सेल्स के ऊपर। हाइपोटोनिक आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो क्या इफेक्ट होगा। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर वाटर जो होता है सेल के अंदर एंटर होता है। अब हम जस्ट इमेजिन करते हैं, सपोज करें कि ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमने जो सोल्यूशन डाला हुआ है वो सोल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक है। और इस सोल्यूशन के अंदर हमने एक सेल डाला है। अब उस सेल के अंदर जाहिर सी बात है अगर बाहर हाइपोटोनिक है तो सेल के अंदर क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। अब हाइपो का क्या मतलब होता है? हाइपो मीन्स के वाटर ज़्यादा है, सल्यूट कम है। अब अगर एक सेल जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है, मतलब उस एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, सेल बाहर से वाटर बाहर से अंदर मूव करेगा, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो अगर सेल एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है जिसमें वाटर ज़्यादा है, तो वाटर वहाँ से मूव करके सेल के अंदर आता है, सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। ये होता है इफेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ऑन द सेल। उसके हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसी जगह अगर हम एग्जांपल ले लें, ऐसे सेल ऐसे पड़ा हुआ है, सेल की जो इंटरनल कंडीशंस है वो हाइपोटोनिक है और बाहर क्या है, हाइपरटोनिक है। तो क्या होगा, अब सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है और बाहर वाटर कम है, तो क्या करेगा, वाटर बाहर अंदर से बाहर मूव करेगा। तो वाटर जब सेल के अंदर से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी उसकी, एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये था हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट किसी भी एक सेल के ऊपर। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, इनको डायग्रामेटिकली किया गया है शो। अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट हुआ था, सेल देखिए आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि वाटर सेल के अंदर एंटर हुआ है और सेल वो कर चुका है, टर्जिड हो चुका है। आइसोटोनिक में बाहर भी और अंदर भी दोनों साइडों पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन और वाटर की कंसनट्रेशन सेम है, तो वाटर की मूवमेंट नहीं होती है, ना बाहर से अंदर आता है ना अंदर से बाहर आता है। तो ये आप देखें हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सेल के अंदर से वाटर निकला, बाहर चला गया और सेल श्रिंक हो गया, उसकी प्लाज्मोलाइसिस हो गई। तो रोल ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ऑस्मोरेगुलेशन का अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल होता है
क्योंकि डिफरेंट सेल्स डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं। अगर एक सेल है फॉर एग्जांपल, वो सर्वाइव करता है जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स के अंदर, और अगर बाहर वाली साइड पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन लो हो गई है एनवायरनमेंट में, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक सेल है जो रहता हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में है, लेकिन उसकी इंटरनल कंडीशन हाइपोटोनिक है, तो ऑब्वियसली उसको वो चीज़ें मेंटेन करना पड़ती हैं, क्योंकि बाहर जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसमें सॉल्ट ज़्यादा हैं और उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट उन्होंने कम मेंटेन करके रखने हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट एक डिफ़िकल्ट सा टास्क होता है जो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। हर एक के पास अपने अपने तरीके होते हैं। इसको भी हम डिटेल में आगे जाके स्टडी करेंगे। सो जो ये मैकेनिज़म्स होते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स, जिसमें वो सॉल्ट और वाटर को बैलेंस कर रहे होते हैं, ये इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने में उनको हेल्प कर रहे होते हैं। सो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी होते हैं। दोनों के अंदर बैलेंसिंग हो रही होती है वाटर और सॉल्ट्स की। अब अगर प्लांट्स की बात करें तो ये कुछ ऐसी टर्म्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो पहले पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे तीन तीन लिखी हुई हैं, इवन आपने मैट्रिक में 4 पढ़ी हुई हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। कि प्लांट्स की फोर आपने टाइप्स पढ़ी थी, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, और एक फोर्थ टाइप थी हेलोफाइट्स। लेकिन यहाँ पे वो हेलोफाइट्स नहीं है, हम सिर्फ 3 ही एनवायरनमेंट्स को देखेंगे। वाटर वाटर एनवायरन जहाँ पे वाटर ज़्यादा अवेलेबल होता है, इंटरमीडिएट वाटर सप्लाई, और वाटर की लेस सप्लाई। तो हाइड्रोफाइट्स कौन से हैं? नाम से ही आपको आइडिया होगा, हाइड्रो, हाइड्रेशन से निकला है वाटर, वाटर से निकला है ये वर्ड। तो हाइड्रोफाइट्स मतलब फाइट बोलते हैं प्लांट्स को, तो हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। मीजोफाइट्स, मीजो मतलब इंटरमीडिएट के, वो प्लांट्स जिनको इंटरमीडिएट सप्लाई ऑफ वाटर होती है, यानी कि ना ही ऐसे है कि जिस तरह बिल्कुल पानी में रहते हैं और ना ही बिल्कुल खुश्की पे रहते हैं, उनको इंटरमीडिएट वाटर की सप्लाई मिल रही होती है, उनको हम मीजोफाइट्स बोलते हैं। और थर्ड वन इज जीरोफाइट्स। तो जीरो मतलब होता है ड्राई, जीरो कंडीशंस। तो वो प्लांट्स जो ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं या ग्रो कर रहे होते हैं, उनको हम जीरोफाइट्स कह रहे होते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हाइड्रोफाइट्स हैं सबसे पहले। अब हम देखेंगे स्लाइड्स के इस स्लाइड के अंदर कि जो पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स होते हैं, उनके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, और उनके पास क्या क्या सोल्यूशंस होते हैं उनके। तो हाइड्रोफाइट्स हैं, क्या प्रॉब्लम होगा इनके लिए? हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर ही ग्रो कर रहे होते हैं, तो मेजर प्रॉब्लम इनके लिए होता है वाटर की ओवर फ्लडिंग, यानी कि वाटर इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटर हो जाता है बॉडी के अंदर। तो प्रॉब्लम होता है कि उस एक्स्ट्रा वाटर को निकालना। अब उस वाटर को निकालने के लिए प्लांट्स के पास क्या अडेप्टेशंस होती हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे। अब क्या क्या अडेप्टेशंस हैं? लार्ज लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पानी के अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, उनके लीव्स काफ़ी बड़े होते हैं, ताकि वो सरफेस एरिया उसका इंक्रीज़ हो सके। क्यों सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो सके? ताकि जब सनलाइट उनके ऊपर पड़े तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक तो सरफेस एरिया बड़ा होता है, और दूसरा उनकी अपर साइड जो होती है, अपर सरफेस जो होती है लीफ की, उसके ऊपर स्टोमेटा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, और वाटर जो होगा वो ईजिली वहाँ से निकलता रहेगा वेपोरेट होकर। और ये जो प्रॉब्लम था उनका वाटर की ओवर फ्लडिंग, ये उसको इस तरह से टैकल कर रहे होते हैं। अब हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आपकी बुक में शायद इसकी एग्जांपल्स नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन आप कर सकते हैं एग्जांपल्स। वाटर लिलीज़, ये कुछ प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा एक प्लांट होता है जिसको हम हाइड्रिला कहते हैं। तो ये प्लांट्स होते हैं एक्चुअली हाइड्रोफाइट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन इन मीजोफाइट्स। सो मीजोफाइट्स हमने बात की है कि मॉडरेट वाटर सप्लाई होती है इनको, एंड इनके पास ना दोनों अडेप्टेशंस होती हैं। अगर समटाइम्स क्या होता है, वाटर की एक्सेस सप्लाई इनके पास आ जाती है, समटाइम्स कम भी हो जाता है वाटर, बट एवरेज इनके पास जो होती है ना, वो इंटरमीडिएट सप्लाई ही रहती है। लाइक अगर हम अपनी बात करें, हमारे जो मेवाली का एरिया है, तो वहाँ पे हम देखते हैं तो जो प्लांट्स मोस्टली आएंगे इस रीजन में, सिवाय थाल वाले रीजन के, या पानी की जो उसके रिसोर्सेज के अंदर वाटर वो ग्रो करे होते हैं प्लांट्स, उनके अलावा जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे तकरीबन मीजोफाइट्स में आ जाते हैं। तो मानसून में क्या होता है, उनको एक्सेस वाटर मिल रहा होता है। मानसून से कुछ पहले का जो सीज़न होता है उसके अंदर उनको वाटर की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। सर्दियों के अंदर भी बारिशें कम होती हैं, तो उनको वाटर की सप्लाई कम हो जाती है। तो मतलब उनके पास दोनों अडेप्टेशंस हैं। अगर उनके पास एक्सेस वाटर आ जाता है तो उसको कैसे डील करना है, वाटर की शॉर्टेज हो जाती है तो फिर क्या करना है। ऑब्वियसली वाटर की शॉर्टेज होगी तो वो उनके पास अडेप्टेशंस होती हैं, वाटर को वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ट्रांसपायरेशन कम से कम करते हैं।
सो व्हेन वाटर इज़ अबंडेंट, मीज़ोफाइट जो होते हैं ये अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं ताकि जो एक्सेस वाटर आया है वो उनकी बॉडी से निकलता रहे। और अपोजिट होगा, अगर वाटर की शॉर्टेज है वो स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे ताकि वाटर लॉस कम हो सके। एग्जाम्पल में ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, जिसको मस्टर्ड प्लांट सरसों का पौधा कहते हैं, रोज़ आ जाता है, मैंगो प्लांट्स आ जाते हैं जो कि कॉमनली मौजूद हैं हमारे एरियाज़ के अंदर। सो लास्ट टाइप है प्लांट्स की ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स मतलब कि वो सिवियर ड्राई कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करते हैं। अब क्या प्रॉब्लम होगा इनके लिए? इनके लिए यही प्रॉब्लम होगा, ड्राई कंडीशंस है तो वाटर की शॉर्टेज। अब उस शॉर्टेज ऑफ वाटर को ये कैसे टैकल करते हैं? सबसे पहली अडेप्टेशन है इनकी कि इनके स्मॉल लीव्स होते हैं और वो भी थिक होते हैं। अब स्मॉल और थिक होंगे तो ऑब्वियसली स्मॉल होंगे तो सरफेस एरिया कम होगा, थिक होंगे तो वाटर को एवेपोरेट होने में वो एक तरह से हर्डल आती है। तो एवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन इनके अंदर बहुत कम होती है और वाटर लॉस नहीं होता। थिक और वैक्सी क्यूटिकल मौजूद होती है। क्यूटिकल मीन्स आपने पढ़ा हुआ है प्लांट्स की बॉडी के ऊपर या उनकी लीव्स के ऊपर एक क्यूटिन की बनी हुई एक लेयर सी होती है वैक्सेस की, जो कि एवेपोरेशन के लिए एक रुकावट होती है। तो इनकी जो क्यूटिकल है वो अच्छी खासी थिक होती है तो वाटर एवेपोरेट होकर नहीं जा सकता। तीसरी अडेप्टेशन है कि इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पे होते हैं और वो भी डिप्रेशंस के अंदर मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर। अगर आपने कैक्टस प्लांट देखा है ना तो उसके जब बहुत ही ड्राई कंडीशन आती है तो अपने लीव्स गिरा देते हैं और उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत ही उनके अंदर वो छोटे छोटे गड्ढे से डिप्रेशन सी बनी होती हैं, उनके अंदर मौजूद होते हैं। अब उससे क्या बेनिफिट होता है इनको? अब अगर स्टोमेटा जो है वो बिल्कुल ओपन सरफेस पे है, सनलाइट पड़ेगी तो वो ओपन रहेगा, ठीक है, और वाटर लॉस होता रहेगा। अगर डिप्रेशंस के अंदर है तो जो स्टोमेटा की ओपनिंग है वो कम ही होती है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए वो ओपन रहते हैं, तो वाटर लॉस जो होता है वो कम हो पाता है उनके अंदर। तो ये हैं जनरल अडेप्टेशंस। सो यहाँ पे कैक्टस का उन्होंने बताया हुआ भी है कि अभी जो आपको बताया है कि वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं ड्राई सीजन्स के अंदर। अब अगर लीव्स शेड कर देंगे तो क्वेश्चन ये आता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे वो? तो उनका जो मेन स्टेम वाला पार्ट होता है ना वो एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन काम कर रहा होता है, लीव्स वाला काम वो करता है। सो इसके अलावा जो ड्रॉट होता है यानी कि जब बारिशें बहुत कम हो जाती हैं तो उस ड्यूरेशन के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम ही एज अ सक्युलेंट ऑर्गन काम करता है और वाटर को स्टोर करके रख सकता है। यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको ये जो आपके प्लांट्स नज़र आ रहे हैं हाइड्रोफाइट्स हैं। ये एक्वाटिक वो ज़ीरोफाइटिक प्लांट दिखाया गया है, कैक्टस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है टॉपिक में तो आप अपने क्लास टीचर को कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप कमेंट के अंदर जो अपने क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं।